ठीक है सर, लेकिन एक चीज और मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा, अगर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती, अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के ऊपर निर्भर रहकर सरकार बनाती है, आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये एक छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, चाहे वो टीडीपी है या चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, तो वो सारी की सारी पार्टियां अपनी पावर दिखाएंगी और कोई भी डिसीजन जो बीजेपी यूनिलेटरली लेना चाहे तो उसमें बीजेपी को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो फर्स्ट टर्म था और बीजेपी का जो सेकंड टर्म था, इन 2 टर्म में बीजेपी ने काफी टफ डिसीजन लिए थे, चाहे वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना हो या फिर चाहे वो नोटबंदी हो या आर्टिकल 370, ये काफी सारे डिसीजन ऐसे थे जिसमें कि एक स्ट्रांग पार्टी चाहिए। और आप ये देखिए ना कि लोकतंत्र में एक नेता स्ट्रांग कब बनता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी भी स्ट्रांग नेता तभी बनेंगे जबकि एक मेजोरिटी उनके साथ होगी। और अगर जैसे अभी बीजेपी की टैली है 238, लेट अस अज्यूम कि 238 ही उनके फाइनल फिगर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जो पहले टर्म में स्ट्रांग नेता थे, दूसरे टर्म में स्ट्रांग नेता थे, अगर तीसरे टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो स्ट्रांग नेता वाली छवि उनके पास नहीं होगी। बिल्कुल। और एक अपडेट इसी बीच दे दें, मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर बढ़त बढ़ाई हुई है बीजेपी ने, यानी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में। राहुल सर, एक सीट ही तो थी बस कमलनाथ के पास, और अभी जो फिलहाल रुझान लग रहे हैं कि छिंदवाड़ा वो भी शायद जा रही है बीजेपी के लिए, यहाँ पर एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में देखिए, पहले भी कहा कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 23% का अंतर था वोटों का, 23%। तो उसमें ये क्लीन स्वीप बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है, ये जैसे पहले था वैसे ही बनी हुई है, और वहाँ ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ कि कांग्रेस को वहाँ आश्चर्यजनक बढ़त मिले। लेकिन वैसे ही बीजेपी के दूसरे गढ़ राजस्थान को देखें तो स्थिति बिल्कुल अलग है। तो ये प्रदेश, ये चुनाव, जैसे मैं बार बार कह रहा था, ये अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग चुनाव है। क्षेत्रीय मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, लोगों के जीवन की, अपने जो उनका दैनिक जीवन का अनुभव है वो, उनकी जो चुनौतियां और कठिनाइयां उनको अनुभव हुई वो, लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं। और लेकिन कुल मिला के कोई एक राष्ट्रीय आख्यान नहीं है जिसको बनाने की बहुत कोशिश प्रधानमंत्री और बीजेपी ने की। हमें दिख रहा है कि हर राज्य में स्थिति अलग अलग है। यानी ये राज्यों के अलग अलग चुनावों, अलग अलग मुद्दों पर राज्यों के चुनाव का एक समुच्चय हमको यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल। अनिला सिंह भी जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, क्या ये रिकवरी की ओर देखें या फिर मानते हैं कि ये क्लोज फाइट वाली मार्जिन अब कैलकुलेट करके चले हम? चीज तो स्पष्ट है, सरकार एनडीए की बन रही, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि नहीं, और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आज दिन नहीं है एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का कटाक्ष करने का। आज वो दिन है कि जो वोटर ने तय किया है उसको हम एक्सेप्ट करें एंड विद डिग्निटी एंड ग्रेस एक्सेप्ट करें। तो सरकार एनडीए की बन रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरे टेन्योर में। नहीं, और ये अनिला जी देखिए, अनिला जी, मैं अगर 1 घंटे पहले बीजेपी के जो मेहमानों से बात कर रहा था ना, सरकार एनडीए की बन रही है, स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलता दिख रहा है, ठीक है। बीजेपी 370, बीजेपी 300+, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। यानी आपने ये होप छोड़ दी ना, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे समझूं क्या कि आपने 300 से ऊपर का होप छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी आपकी बात से कहीं पे भी मैं उस पर मोहर नहीं लगा सकती ना। नहीं, मैं तो आपके स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ, मैं तो मुहर लगाने की बात ही नहीं कर रहा नीला जी, मैं तो वो कह रहा हूँ एनडीए की बात आप कह रही थी ना, मैं बीजेपी के उस स्ट्रांग विल पावर की बात कर रहा था। आपके स्टेटमेंट में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखा, इसलिए मैं पूछा। नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, उस पे मैं स्टैंड करती हूँ कि नहीं करती हूँ? मैं स्टैंड करती हूँ जब तक बिल्कुल फाइनल नतीजे नहीं आते हैं। हम पहले से प्रिज्यूम क्यों कर लें, हाइपोथेटिकली क्यों प्रिज्यूम कर लें हम? हालांकि हमने 2014-2019 नेता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। मैं अनिला जी, आई एडमिट, और मुझे लगता है कि 2014-2019 हमने दोनों चुनाव को देखा है, और 10 बजे तक बीजेपी के प्रवक्ता वो क्लीन स्वीप की ओर बात करते थे, लेकिन इस बार आप लोगों का थोड़ा सा स्टेटमेंट कोट हुआ है, यानी इट्स अ गुड फाइट, इट्स अ गुड फाइट। बात है, विपक्ष और अगर मजबूत हो रहा है। लेकिन वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये कि आपके लिए खुशी की बात है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक ही सीट थी, अभी उस पर आप उस पे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। इतनी मेहनत की थी, इतने सालों से, दशकों से आपकी सीट थी वो।
ये हमारे लिए चिंता का विषय है और अगर हम वहां भी इसलिए मैं स्वीकारने में कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि भारत की जनता के पास दो ब्लॉक गए, एक का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक भारत की जन भावना का, भारत का जन बंधन था जिसको इंडिया कहा गया। और इंडिया के लोगों ने भारत के संविधान के प्रति, भारत के समर्थन, भारत के सहयोग। वीरेंद्र जी, आता हूं आपके पास। राशिद अल्वी साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राशिद साहब, एज एक्सपेक्टेड कहूं या और पॉजिटिवली इसे लेकर जाने की उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, नतीजे जब सब शाम तक आ जाएंगे तो सच्चाई का पता चलेगा। अभी तो सिर्फ उम्मीद की जा सकती है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया सरकार बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी, हमारे प्रधानमंत्री दावा करते थे, बीजेपी की तो 240 सीटें मुश्किल से आ रही। एनडीए भले ही आप दिखा रहे हैं 290, लेकिन बीजेपी की तो 240 सीटें आ रही। इससे बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को सबक लेना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा माहौल खराब किया इलेक्शन के अंदर, उससे मेरा सर शर्म से झुक जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आवाम बीजेपी के खिलाफ था। महंगाई आसमान छू रही है। मुझे नहीं मालूम आपको कितना एहसास है, कितने लोग हैं जो एक वक्त का खाना खा रहे हैं। महंगाई ने लोगों को तबाह कर दिया। जितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं, मुझे ताज्जुब है कि इतनी भी क्यों आ रही, और ये भी उन स्टेट के अंदर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, बंगाल में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए, बीजेपी की सीटें घटती चली जा रही। तो बीजेपी के लिए सबक लेने का वक्त है। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि हम और आगे बढ़ेंगे और ये चुनाव बिल्कुल भी सत्ता हासिल करने का चुनाव हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो ये संविधान बचाने का, पार्लियामेंट की गरिमा बचाने का, हमारे लिए देश की जनता को एक मुसीबत से निजात दिलाने का। यानी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में भी देखने को तैयार हैं? इसमें जरूर कामयाब होंगे। देखिए, ये तो देश की जनता तय करेगी। मैं तो ये उम्मीद करता था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि कल एग्जिट पोल आए, तो मैं बहुत डबल माइंडेड था कि कहीं देश के अंदर कोई बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है। और जो कुछ एग्जिट पोल में आ रहा है, ये खतरे की घंटी है। लेकिन आज जो रुझान आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बनेगी और ये फैसला जनता करेगी कि हम कहां बैठते हैं, अपोजिशन में बैठते हैं कि सरकार में बैठते हैं। शाम तक इस बात का फैसला हो जाएगा। चलिए राशिद जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे ये बात तो साफ है कि ईवीएम वाला जो डर था आप लोगों का, वो तो अब कम से कम खत्म हो गया है। लेकिन इसी के साथ दक्षिण में लेकिन बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दक्षिण में जहां खाता नहीं खुल रहा था, केरल में अच्छा प्रदर्शन करने की इस वक्त आज खबरें सामने आ रही हैं। हम तमिलनाडु की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं है वहां पर बीजेपी। तो अगर वो यहाँ नुकसान अगर कर भी हो भी जाएगा बीजेपी का, तो वहां से भर लेगी। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बन जाती है तो जनता के लिए कोई काम नहीं करती, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वो बेपनाह मेहनत करती है। मुझे ये स्वीकार करने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि बीजेपी के नेता बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, हर जगह इलेक्शन के अंदर मेहनत की है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर केरला में भी एक आध सीट भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल है, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इस स्तर पर उतरेंगे आप कि देश के सारे मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए? क्या आप इस स्तर पर उतरेंगे कि आप कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा? किसने मांगा था आपसे? किसने कहा था कि आप रिजर्वेशन दीजिए? सत्ता आपके पास आए ना आए, एक अलहदा सवाल है। लेकिन देश का जो माहौल आपने बनाया
चुनाव के बीच में। और हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, दुनिया के बड़े बड़े अखबार देखिए, आप तो जरूर पढ़ते होंगे आप सब लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, आप वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, अल जजीरा देखिए, टाइम देखिए, पहले पहले पेज पे खबरें आ रही। तो क्या इससे हमारे भारत की इज्जत में इजाफा हो रहा है? सरकार जिसकी भी बनेगी बहुत अच्छा है, शाम तक इंतजार करते हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बनेगी। अनिला जी को एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। अनिला सिंह की भी बनी हुई है ना हमारे साथ। अनिला जी देखिए, जो राशिद अलवी साहब कह रहे हैं उसको आपने सुना तो होगा, मैं इस पे कहीं कोई एक लाइन भी ऐड नहीं करूंगा, आप बीजेपी का स्टैंड बड़ा क्लियर कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उसका एनडीए की सरकार का 10 साल का रिकॉर्ड रहा है, आपको लगता है कि वो रिकॉर्ड आगे कायम नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मैं निरंतर देख रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, इतनी कड़वी जबान बोल रहे हैं। क्या वो मान के चल गए हैं कि इनकी सरकार बन रही है? सरकार तो एनडीए की बन रही है साहब, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं, और जो जीता वो सिकंदर। आप लोग कोई भी एक्सप्लेनेशन देते रहे। आप लोगों ने कौन कौन से आरोप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगाए, पर मुझे पूरी आशा है कि शाम तक जब सब कुछ एक क्लैरिटी से हम लोगों को मिल जाएगा, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपको 300 के आसपास। अनिला जी क्या ऐसे जी। फैक्टर्स अभी तक आपको समझ में आए कि बीजेपी वो स्मूथ फाइट, मतलब अपने अपोजिशन को खड़ा नहीं